नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। जब भी लोग ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोरोना की कोई और लहर नहीं आएगी, तभी देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई पड़ने लगती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में हमें किस तरह से अपने जीवन और आदतों में बदलाव करना होगा। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स और महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य और डायरेक्टर क्रिटिकल केयर फोर्टिस अस्पताल मुंबई डॉक्टर राहुल पंडित। सर, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी डॉक्टर राहुल, पिछले कुछ वक्त से ये लगने लगा था कि अब शायद कोरोना की कोई और लहर नहीं आएगी, लेकिन एक बार फिर कुछ जगहों पर मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या ये एक नई लहर का रूप ले सकते हैं या फिर अब आने वाले वक्त में इसी तरह से कोरोना के मामलों में थोड़ी बहुत तेजी और कमी चलती रहेगी? देखिए, नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड और कोरोना कहीं गया नहीं था। ये सिर्फ इसके मामले जो थे वो कम आ रहे थे और ये वायरस है। वायरस को जब तक हम लोग पूरी लोक संख्या को वैक्सीनेट ना कर दे तब तक पूरी लोक संख्या जो है का शायद एक बार इन्फेक्शन के दौर से ना गुजर जाए, तो इम्यूनिटी जो है वो ऊपर नीचे होती रहेगी और मामले जो है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। जैसे आपने कहा, अभी जो गोल पोस्ट है वो सिर्फ नंबर ऑफ केसेस के ऊपर नहीं रहा है हमारा। ओमाइक्रॉन जो कि एक लेस विरुलेंट और पर रैपिडली स्प्रेडिंग वेरिएंट था, इस वेरिएंट के बाद जो है गोल पोस्ट थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि कितने एडमिशंस हो रहे हैं, कितने लोगों को ऑक्सीजन लग रहा है, कितने लोग आईसीयू में हैं और मोर्टेलिटी क्या है। तो हमें लगता है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रिवेंशन के ऊपर जो है दूसरा ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ मामले देखने चाहिए। ये दो हमारे जो है गोल पोस्ट रहने चाहिए, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी और एडमिशंस कितनी हो रही है स्ट्रैटेजी। जी, तो अभी जो स्थिति है उसमें क्या एडमिशन्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं? अभी जो हम मामले देख रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बात ये है कि लोगों के जो सिम्टम्स है वो माइल्ड है या तो एसिम्प्टोमेटिक है। जो कुछ लोगों को एडमिशंस लग रही है, करीब 1% और 2% लोगों को एडमिशंस लग रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर उनमें भी ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन नहीं है। जो एडमिट हो रहे हैं वो हाई रिस्क वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो कि 60 साल के ऊपर वाले कोमॉर्बिड पेशेंट्स है या तो इम्यूनोसप्रेस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, जैसे कि पेशेंट डायलिसिस पे हो या कोई कैंसर कीमोथेरेपी ले रहा हो, जिनको कि एडमिट करके इंट्रावेनस इंजेक्शन या इंट्रावेनस दवाइयाँ कभी-कभी देनी पड़ रही है, उसीलिए एडमिशन ज़्यादा हो रही है। वो जो हम लोग पहली और सेकंड वेव में जो पूरी तरह से लंग्स जो है अफेक्ट होके बहुत सीवियर एआरडीएस में पेशेंट देख रहे थे, अभी तक तो मुझे नहीं दिखे हैं। जरूर एक दो मामले जो है हमारे डॉक्टर लोग जो है बता रहे हैं, पर उनमें जो है पूरी क्लैरिटी नहीं है कि ये सिर्फ कोविड की वजह से हो रहा है या किसी और की वजह से हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है मानसून के भी बीमारियों का टाइम आना चालू हो गया है। तो बहुत सारी वायरस बीमारियां जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो, वो भी सक्रिय है और उसमें उसकी वजह से भी जो है इन्फेक्शन हो रही है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो तेजी है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, वायरस जो है वो एक साइकिल में आता है और जाता है। हमने देखा कि पिछले 3.5-4 महीने तक करीब-करीब कुछ ज़्यादा मामलों में बढ़ोतरी नहीं थी। करीब-करीब जनजीवन जो है वो नॉर्मल आ गया है हमारा, समझो। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, मास्किंग है या भीड़-भाड़ के एरिया को अवॉइड करना है, वो इस वक्त कुछ लागू नहीं होता है। तो हम पहले से यही कहते आ रहे हैं कि मास्किंग जो है वो इंडोर एरियाज में आप कीजिए, जहाँ पे कि एयर वेंटिलेशन कम हो, जहाँ पे कि ज़्यादा लोग अगर भीड़-भाड़ में आ जाए, वहाँ पे अगर आप हो तो वहाँ कीजिए। ऑडिटोरियम्स हो गए, मॉल्स हो गए, ये जो शॉपिंग मॉल्स हो गए, इन जगहों पे जो है आप आज भी जाओगे तो प्लीज़ अपना मास्किंग कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। मूवी हॉल्स हो गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा संक्रमण होने के चांसेस हैं। जी, डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 को लेकर के दुनिया भर में चर्चा हो रही है। भारत में भी इसके मामले मिल चुके हैं। क्या ये जो दो सब वेरिएंट हैं ये मामलों में बढ़ोतरी की वजह बन सकते हैं? देखिए, अभी तक एक बात ये है कि हमको ओमाइक्रॉन के सब वेरिएंट्स मिले हैं या सब लिनेजेस मिले हैं, पर नया कोई वेरिएंट नहीं मिला है जिसका कि वो एक समाधान कारक चीज़ है।
अब ये क्या BA4 और BA5 मामलों में बढ़ोतरी का कारण है या नहीं, ये देखना पड़ेगा कि अब तक जो हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल्स आ रही है उसमें BA1, BA2 और कुछ हद तक BA4, BA5 भी दिख रहा है। हो सकता है कि ये BA4, BA5 की वजह से हो, पर इसके लिए हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग का पूरा पुख्ता डाटा होने की जरूरत है। उसके पहले हम पूरी तरह से नहीं कह पाएंगे। जब ये मेजॉरिटी BA4, BA5 हो जाएगा तब हम कह पाएंगे कि हाँ ये BA4, BA5 है। अभी थोड़ी केसेस के मिलते हुए ये नहीं कह सकते कि ये BA4 और BA5 की वजह से जो है बढ़ोतरी हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग महाराष्ट्र बहुत अच्छा कर रहा है। हमारा जो नेशनल लेवल पे जो बॉडी है इंसाकॉग वो भी बहुत अच्छा कर रही है, और मेरे ख्याल से जो डाटा है वो अगले कई हफ्तों में आता ही नजर आएगा हमको, और उससे हमको अच्छी तरह से समझ जाएगा कि कौन सा सब वेरिएंट है जिससे ये मामले बढ़े हुए हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब क्या ये BA4 और BA5 जो सब वेरिएंट है, क्या ये हमारे शरीर में कोरोना के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती है उनको चकमा देने में भी ये सक्षम है क्या? ये सवाल उठाया जा रहा है, पर मुझे इसके बारे में जो है इतना पूरी तरह से अभी तक कोई भी लिटरेचर में नहीं पता चला है, कोई भी स्टडी में नहीं पता चला है कि क्या ये एंटीबॉडीज इवेड कर रहा है क्या। ये जो सवाल है ये हर एक डॉक्टर के और हर एक वैज्ञानिक के जो है मन में है, क्योंकि वायरस जो है वो इवॉल्व होते जा रहा है। वायरस खुद को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि वायरस ऐसा म्यूटेट करेगा कि शायद एंटीबॉडीज को उससे उसके ऊपर कोई परिणाम ना हो। पर इस वक्त इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि इसको जो है एंटीबॉडी इम्यूनिटी मिली है या इवेजन मिला है, और हमें जो है इसके बारे में ज्यादा इस वक्त सोचने की जरूरत नहीं है। इसका जो साइंस है, इसके पीछे का जो नॉलेज है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, उसके बाद इसके बारे में हम कह पाएंगे पूरी तरह से। जी, डॉक्टर साहब तीसरी लहर में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट मेजर तौर पे था उसके लक्षण बहुत हल्के थे, इसलिए लोग संक्रमण के बाद जल्दी ठीक हो गए। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उन लोगों में लॉन्ग कोविड की समस्याएं आ रही हैं। अब इससे कैसे निपटा जाए? लॉन्ग कोविड ये पहली वेव जो है, जो ओरिजिनल वायरस की वेव थी हमारी वुहान वायरस की, उस वक्त से जो है पेशेंट्स को लॉन्ग कोविड से तकलीफ होती जा रही है। और लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स जो है वो इतने सारे वैरायटी ऑफ सिम्टम्स है कि उसके लिए सिर्फ एक स्पेशलिस्ट देख के या एक आदमी को देख के या कोई कोविड स्पेशलिस्ट को देख के उससे आप जो है परिणाम आपको फायदा नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक मल्टीफैक्टोरल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की जरूरत है। हमारे पास फोर्टेक्स में हमने एक लॉन्ग कोविड ओपीडी खोल रखी है, 2020 अगस्त से हमने चालू की है, और उसमें हम लोग एक फिजिशियन, एक कोविड एक्सपर्ट, एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन, एक साइकोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, स्पीच स्पेशलिस्ट, ये 7-8 जो है स्पेशलिटीज रखते हैं, और हर एक जो व्यक्ति है उसको पूरी तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, और फिर उसको किस चीज से सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उस प्रकार की थेरेपी दी जाती है। काफी लोगों में सिम्टम्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए, जैसे कि रात को नींद नहीं लगना, मुंह में अभी तक स्वाद नहीं आना, या फिर अभी तक पूरी तरह से उनका जो डाइट वो ठीक नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन है, ब्रेन फॉग है, किसी लोगों को जो है थकान महसूस होती है, रेस्टिंग टैकिकार्डिया है, हार्ट रेट जो है ज्यादा होता है, थोड़ा भी काम कर लो तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर का काम कर लिया, अब सो लेना चाहिए। तो इसके लिए एक मल्टीफैक्टोरियल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जो है वो काम करती है, तब जाके कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में इन पेशेंट्स को तो थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये जो दिक्कतें हैं ये क्या उन लोगों में ही ज़्यादातर देखने में आ रही है जिनको कि गंभीर बीमारी हुई थी कोरोना की वजह से, या फिर जिनमें माइल्ड सिम्टम थे या जिनमें सिम्टम नहीं भी थे उनमें भी इस तरह की दिक्कतें देखने में आ रही हैं? जिनको सिम्टम्स नहीं थे उनमें ज्यादा ये दिख नहीं रहा है, पर ये शायद हिडन होगा, क्योंकि उनको अगर पता ही नहीं था कि उनको सिम्टम्स कोरोना होके गया है, तो ये शायद रिलेट नहीं कर रहे कि ये लॉन्ग कोविड हो सकता है। तो मे बी दे आर हैविंग सिम्टम्स, पर वो लोग जो है डॉक्टर के पास प्रेजेंट नहीं हो रहे। और जो माइल्ड थे उनको और मॉडरेट थे उनको भी ये लक्षण दिख रहे हैं। जो सीवियर थे, बहुत गंभीर थे, जैसे कि आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे, या बाईपैप पे थे, या HFNO पे थे, उन पेशेंट्स को तो ड्यूअल प्रॉब्लम है। लॉन्ग कोविड की तो प्रॉब्लम है ही, पर जो आईसीयू के वजह से जो उनके लंग्स में, आईसीयू नहीं बीमारी की वजह से जो उनके लंग्स में तकलीफ हुई थी और जिस वजह से उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था, उस लंग का रिहैबिलिटेशन, उस ऑर्गन का रिहैबिलिटेशन, किसी को हार्ट की तकलीफ थी, कोई पेशेंट जो स्ट्रोक से आए थे, उस चीज का रिहैबिलिटेशन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो उनको ड्यूअल प्रॉब्लम है, और वो ड्यूअल प्रॉब्लम निपटने में उनको जो है और मेहनत करनी पड़ रही है। जी डॉक्टर साहब, इसी पर मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि हार्ट की दिक्कत या फिर लंग्स की दिक्कत आती है, तो क्या ये जो लॉन्ग कोविड की दिक्कतें होती हैं ये ठीक हो जाती हैं कुछ वक्त बाद? क्या ऐसा भी होता है कि जीवन भर लोगों को हार्ट की या इस तरह की दिक्कतों से जूझना पड़े? देखिए,
देखिए कैसा है कि अगर लॉन्ग कोविड की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द सिम्टम्स लॉन्ग कोविड के अधिकतम पेशेंट्स में सेटल हो जाते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि लंग्स की बीमारी या हार्ट का जो प्रेजेंटेशन आता है, जब ये पेशेंट आता है अपने पास, उस वक्त अगर लंग्स खराब है या हार्ट एकदम वीक हो गया हो या स्ट्रोक हो गया हो, तो स्वाभाविक है कि उसको रिकवरी जो है पूरी कभी-कभी नहीं हो पाती है कुछ-कुछ पेशेंट्स में। कुछ-कुछ पेशेंट्स में हार्ट वीक का वीक रह जाता है, इसको हम लोग वायरल मायोकार्डाइटिस कहते हैं। किसी-किसी पेशेंट में जो है लंग्स इतने फाइब्रोस हो जाते हैं और अधिकतम लंग्स जो है काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ 95-98% पेशेंट्स में इवन आफ्टर स्कोर उनका बहुत ज़्यादा हो, उसके बावजूद उनके लंग्स जो है ठीक हो रहे हैं। और सिर्फ समय, मेहनत, फिजियोथेरेपी और उनका जो आत्मविश्वास है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कितना एफर्ट पुट करते हैं इम्प्रूव होने के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि जिन लोगों को हल्के लक्षण भी हैं उनको भी कोविड को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसका इलाज पूरी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो फिर इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं आगे चल करके? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि अगर आपको आज की तारीख में फ्लू लाइक सिम्पटम्स है, तो आप फिर से जो है अपने आप टेस्टिंग करके घर पे मत बैठिए। आप टेस्टिंग कीजिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर आप अपने जो है चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसका जो है ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, तो आपको जो है सिर्फ़ उस वक़्त का तकलीफ़ नहीं रहेगी, शायद किसी-किसी पेशेंट को लॉन्ग कोविड रहेगा और आपको जो है ये समझ में भी नहीं आएगा कि हमको लॉन्ग कोविड से रिलेट करना है। तो आप कृपया अपने डॉक्टर से मिलिए, कोई ऐसे अलग स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत नहीं है, आपके फैमिली डॉक्टर से भी मिल सकते हैं आप, आजू-बाजू में आपके जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी मिल सकते हैं आप और वो आपको जो है सही मार्गदर्शन करेंगे। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इस वक्त इतनी उपयोगी जानकारी जो आपने हमारे साथ साझा की, मुझे लगता है ये बहुत लोगों के बहुत काम आएगी। धन्यवाद। जी, तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।